नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। आज का विषय है सूचना का अधिकार और विशेष रूप से हम राजस्थान राज्य सूचना आयोग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाँ, मतलब हम ये समझेंगे कि ये अधिकार आखिर अस्तित्व में कैसे आया, इसका क्या महत्व है और राजस्थान में ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है। बिल्कुल। और ये कहानी एक ऐसे दौर से शुरू होती है जो आज शायद कल्पना करना भी मुश्किल है। कौन सा दौर? एक ऐसा दौर जहां सरकार का जो मूल मंत्र था वो जानकारी छुपाना था, साझा करना नहीं। हाँ, मतलब ब्रिटिश राज के समय की बात हो रही है। हाँ। इन नोट्स में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 का जिक्र है। ये कानून तो सरकारी जानकारी को जनता को बताना एक अपराध मानता था। सोचिए, मतलब सरकार आपके ही पैसे से क्या कर रही है ये पूछना भी गैर कानूनी था। बिल्कुल, उस दौर की मानसिकता ही यही थी कि शासन करना हमारा काम है और जनता का काम है बस भरोसा करना। और आज हम जिस पारदर्शिता की बात करते हैं वो उस सोच का ठीक उल्टा है। सही बात है। और जब हम आज सूचना की बात करते हैं तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। हाँ, ये सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है कोई भी रिकॉर्ड, दस्तावेज, अफसरों के बीच हुए ईमेल, उनके सुझाव, रिपोर्ट, प्रेस रिलीज। यहाँ तक कि अगर कोई सरकारी अफसर कानूनन किसी प्राइवेट कंपनी से भी कोई जानकारी हासिल कर सकता है तो वो जानकारी भी आरटीआई के दायरे में आ जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है ना? एकदम। लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि ये क्रांतिकारी कानून 2005 में अचानक से आ गया। जबकि हकीकत यह है कि राष्ट्रीय कानून बनने से बहुत पहले ही इसकी जड़ें कई राज्यों में जम चुकी थीं। और ये जानना जरूरी है, तमिलनाडु और गोवा जैसे राज्यों ने तो इसे 1997 में ही अपना लिया था। यानी राष्ट्रीय स्तर पर सुगबुगाहट होने से काफी पहले। और राजस्थान भी इस मामले में मतलब पायोनियर्स में से एक था। अच्छा। हाँ, अशोक गहलोत सरकार के समय साल 2000 में ही यहाँ कानून आ गया था जो 26 जनवरी 2001 से लागू भी हो गया। तो सवाल ये उठता है कि कुछ राज्य दूसरों से इतना आगे क्यों थे? इसकी वजह थी जमीनी स्तर पर चल रहे आंदोलन। यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। कानून की किताबों से निकलकर असल दुनिया में आती है। वैसे दुनिया में सबसे पहले ये कानून स्वीडन में 1766 में लागू हुआ था, ये एक तथ्य है। लेकिन भारत में इसकी नींव सिर्फ अदालतों ने नहीं रखी। सही कहा। हालांकि अदालतों की भूमिका बहुत अहम थी। 1976 के राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जानने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का हिस्सा है, अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21। हाँ, तो ये एक दार्शनिक आधार था, पर इस विचार को हकीकत में बदलने का काम एक सामाजिक आंदोलन ने किया। और उस आंदोलन का चेहरा थी अरुणा रॉय, एक पूर्व आईएएस अफसर जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर राजस्थान के गांवों में काम करना शुरू किया। ये अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल। उन्होंने 1995 में मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS बनाया। और लड़ाई किसी बड़े मुद्दे के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ही बुनियादी हक के लिए शुरू हुई। दिहाड़ी का मुद्दा था, है ना? हाँ। कि मजदूरों को उनकी पूरी दिहाड़ी क्यों नहीं मिल रही है। जब उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड मांगे तो उन्हें मना कर दिया गया। यहीं से वो चिंगारी भड़की। उनका नारा बहुत सरल और शक्तिशाली था, हमारा पैसा हमारा हिसाब। मतलब जो पैसा हमारा है उसका हिसाब भी हमें चाहिए। ये बात इतनी सीधी थी कि इसे कोई नकार नहीं सकता था। और ब्यावर के चांद गेट से शुरू हुआ वो छोटा सा धरना एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। और इसमें अरविंद केजरीवाल के संगठन परिवर्तन ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। इन लोगों के काम का असर इतना गहरा था कि दोनों को आगे चलकर एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक कानून की लड़ाई नहीं थी, ये सत्ता के समीकरण को बदलने की लड़ाई थी। इसी आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार ने HD शौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। और आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया जब 12 मई 2005 को संसद ने राष्ट्रीय सूचना का अधिकार कानून पास कर दिया। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इस पर दस्तखत किए। और कानून की कुछ सबसे जरूरी धाराएं जैसे सूचना आयोगों का गठन उसी दिन से लागू हो गईं। लेकिन पूरे देश के लिए इसे 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया। और राजस्थान में ये एक दिन बाद 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। चलिए तो अब इस कानून की ताकत को समझते हैं। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था। नहीं, इसके पीछे 3 बड़े लक्ष्य थे। पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य था
भ्रष्टाचार पर लगाम कसना। जाहिर है, जब हर काम का हिसाब देना पड़ेगा तो गड़बड़ी करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, शासन में जनता की भागीदारी बढ़ाना, मतलब नागरिक सिर्फ वोट देकर चुप न बैठ जाएं, बल्कि सरकार के कामकाज पर नजर रखें। और तीसरा, लोकतंत्र को असल में मजबूत करना, क्योंकि सच्चा लोकतंत्र वही है जहां नागरिक सरकार से सवाल पूछ सकें। पर ये सवाल किससे पूछा जा सकता है? क्या हम किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं? लगभग हर उस सरकारी संस्था से जो किसी भी तरह से जनता के पैसे पर चलती है। केंद्र सरकार के विभाग हों, राज्य सरकार के या पंचायतें। लेकिन कुछ संस्थानों को इससे बाहर रखा गया है और उसकी वजह भी है। जैसे खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां, आईबी, रॉ, सीबीआई या फिर सेना। जाहिर है, देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, अगर मामला भ्रष्टाचार या मानव अधिकारों के उल्लंघन का हो तो इन संगठनों को भी जानकारी देनी पड़ती है। अच्छा, अब आते हैं इसकी प्रक्रिया पर, जिसे जानबूझकर बहुत सरल रखा गया है। हाँ, आपको बस एक सादे कागज पर अपना सवाल लिखकर लोक सूचना अधिकारी यानी पीआईओ को देना है। और उस अवसर पर 30 दिन के अंदर जवाब देने की कानूनी बाध्यता है। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि अगर वो 30 दिन में जवाब नहीं देता तो बाद में आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो मुफ्त होगी। कोई फीस नहीं लगेगी। ये देरी के लिए एक तरह की पेनल्टी है। और अगर जवाब नहीं मिलता या आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप उसी विभाग के एक सीनियर अफसर के पास पहली अपील कर सकते हैं। और अगर वहां भी बात नहीं बनती तब आप असली पावर सेंटर यानी सूचना आयोग के पास जा सकते हैं। सूचना देने की समय सीमा भी अलग अलग मामलों में अलग है। जैसे अगर जानकारी किसी की जिंदगी या आजादी से जुड़ी है तो उसे 48 घंटे के अंदर देना जरूरी है। ये दिखाता है कि कानून ने मानवीय जीवन को कितनी प्राथमिकता दी है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कागज मांग सकते हैं। नहीं, आप सरकारी काम का निरीक्षण कर सकते हैं, किसी सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रहे मटेरियल का सैंपल ले सकते हैं, या किसी दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपी मांग सकते हैं। लेकिन हर जानकारी नहीं दी जा सकती। अगर किसी जानकारी से देश की सुरक्षा को खतरा हो, किसी की जान को खतरा हो या संसद का अपमान हो तो उसे देने से मना किया जा सकता है। कैबिनेट मीटिंग के कागजात भी इसके दायरे से बाहर हैं, ताकि सरकार बिना किसी डर के फैसले ले सके। बिल्कुल। अब आते हैं राजस्थान राज्य सूचना आयोग पर, जो इस पूरे सिस्टम का दिल है। ये अधिनियम के तहत बनाया गया एक स्वतंत्र और शक्तिशाली निकाय है। स्वतंत्र का मतलब है कि इस पर सरकार का कोई दबाव नहीं होता। इसका गठन 13 अप्रैल 2006 की अधिसूचना से हुआ और इसने 18 अप्रैल 2006 से काम करना शुरू कर दिया। और इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसकी संरचना भी दिलचस्प है। इसमें एक मुख्यायुक्त और ज्यादा से ज्यादा 10 अन्य आयुक्त हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल राजस्थान में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य सूचना आयुक्त हैं। और इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। हाँ, एक कमेटी की सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। और सदस्य के तौर पर विधानसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि नियुक्ति में सबकी सहमति हो। और कोई भी व्यक्ति इस पद पर नहीं बैठ सकता। कानून कहता है कि उन्हें कानून, विज्ञान, समाज सेवा या पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों का विशेषज्ञ होना चाहिए। साथ ही वे किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हो सकते या कोई और लाभ का पद नहीं ले सकते। यहाँ एक बड़ा बदलाव 2019 में हुआ। क्या बदलाव? पहले इनका कार्यकाल 5 साल या 65 साल की उम्र तक तय था, लेकिन अब कार्यकाल और वेतन भत्ते तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अच्छा, तो अब ये केंद्र सरकार तय करती है। हाँ, कई आलोचक इसे आयोग की स्वतंत्रता में एक तरह का दखल मानते हैं। और इन्हें पद से हटाना भी आसान नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार या अक्षमता के गंभीर आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही राज्यपाल इन्हें हटा सकते हैं। ये उन्हें बिना किसी डर के काम करने की आजादी देता है। ये मुख्य सूचना आयुक्त है। और अभी वर्तमान में मोहनलाल लाठर हैं। हाँ, लेकिन हर आयुक्त का नाम याद रखने के बजाय ये देखना ज्यादा दिलचस्प है कि इन पदों पर किस तरह के लोग रहे हैं। जैसे डीबी गुप्ता, जो मुख्य सूचना आयुक्त बनने से पहले राज्य के मुख्य सचिव थे। और वर्तमान प्रमुख मोहनलाल लाठर, जो राजस्थान के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी रह चुके हैं। ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ इन लोगों को सिस्टम की गहरी समझ होती है, जो उन्हें मामलों को बेहतर ढंग से निपटाने में मदद कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि क्या एक पूर्व शीर्ष नौकरशाह अपने ही पूर्व साथियों के खिलाफ कड़े फैसले ले पाएगा? ये एक जायज सवाल है। और आयोग की पहली महिला सदस्य शीतल धनखड़ बनी, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बिल्कुल। अब बात करते हैं आयोग की शक्तियों की। इसके पास क्या ताकतें हैं? इसे एक दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट की शक्तियां हासिल हैं।
इसका मतलब है कि ये किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए समन जारी कर सकता है। किसी भी दफ्तर से कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है और शपथ पर गवाही ले सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति है दंड लगाने की। हाँ, अगर कोई अधिकारी जानबूझकर जानकारी देने में आनाकानी करता है, गलत जानकारी देता है या रिकॉर्ड नष्ट कर देता है, तो आयोग उस पर जुर्माना लगा सकता है। और ये जुर्माना कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, जो अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकता है। और सबसे अहम बात, ये पैसा अधिकारी के वेतन से कटता है, सरकारी खजाने से नहीं। बिल्कुल, यही वजह है कि अधिकारी इसे गंभीरता से लेते हैं। आयोग सिर्फ शिकायतों पर फैसला ही नहीं देता, बल्कि वो ये भी सुनिश्चित करता है कि कानून सही तरीके से लागू हो। वो विभागों को रिकॉर्ड ठीक से रखने, अधिकारियों को ट्रेनिंग देने और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खुद ही वेबसाइट पर डालने के निर्देश दे सकता है। इन नोट्स में कुछ रोचक तथ्य भी हैं। जैसे सबसे लंबा कार्यकाल पहले मुख्य सूचना आयुक्त MD कुरानी का रहा और सबसे छोटा DB गुप्ता का। ये तथ्य दिखाते हैं कि इन पदों पर स्थिरता हमेशा नहीं रही है। हाँ, और T श्रीनिवासन और मोहन लाल लाठर जैसे व्यक्ति पहले आयुक्त और फिर मुख्य आयुक्त दोनों पदों पर रहे, जो उनके अनुभव को दर्शाता है। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद ये साफ है कि सूचना का अधिकार सिर्फ एक कानून नहीं है। नहीं, ये एक सोच में बदलाव का प्रतीक है। गोपनीयता की संस्कृति से पारदर्शिता की संस्कृति की ओर एक लंबा सफर। बिल्कुल, ये एक ऐसा हथियार है जिसने आम नागरिक को याचिकाकर्ता से निरीक्षक बना दिया है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कानून को लागू करने में आज भी कई चुनौतियां हैं। और यही हमें एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। वो क्या? ये कानून कागजी फाइलों और दफ्तरों के दौर में बना था। आज के डिजिटल युग में जहां सरकारें बड़े बड़े डेटा सेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं, वहां सूचना के अधिकार का क्या मतलब है? एक जरूरी सवाल है। क्या हमें एक RTI 2.0 की जरूरत है जो डिजिटल गवर्नेंस के एल्गोरिदम और डेटा तक आम नागरिक की पहुंच सुनिश्चित कर सके? यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम शो को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।